नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे सड़क पर होने वाले हादसों पर, साथ ही बताएंगे कि क्या स्थिति है बिहार में खेल की, और दर्शन कराएंगे काली के उस शक्तिपीठ की जहां मूर्ख कालिदास ज्ञान पाकर महाकवि कालिदास हुए। खेल स्वस्थ रहने का अचूक तरीका है। पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चों को खेलने का भी मौका मिले तो वह पढ़ाई में तो तेज होंगे ही, साथ ही स्वस्थ भी रहेंगे। किंतु अगर उन्हें खेलने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा तो भला वह कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। आज खेल को लेकर हमारे राज्य सरकार की जो नीति है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। भारत का उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्य बिहार की गौरवशाली इतिहास के असंख्य पन्नों को सहेजे हुए है। चाहे बात यहाँ के इतिहास की हो या वर्तमान राजनीति की, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो बिहार की अनदेखी कर दे। न्यूज़ चैनलों या अखबारों के समाचार का एक बड़ा हिस्सा बिहार को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, लेकिन इन सब के बीच बिहार में खेलों का बुरा हाल किसी से नहीं छुपा। कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन राज्य में खेल की हालत बस राम भरोसे है। करीब 3 दशकों से खेल पटरी पर आने के बजाय और धंसता ही चला जा रहा है। राज्य में खेलों को सबसे ज्यादा किसी ने तबाह किया है तो वो है यहाँ की राजनीति। नेता तो नेता ठहरे, लेकिन जब कोई खेल से जुड़ा इंसान भी मुंह फेर ले तो दया भी आती है और साथ ही रोना भी। 1983 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी कीर्ति आजाद दरभंगा से लगातार तीसरी बार सांसद हैं, लेकिन शायद ही उन्होंने खेल और राज्य के खिलाड़ियों के लिए कुछ किया है। 2015 में जब राज्य में क्रिकेटर से नेता बने तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, शायद अब खेलों की हालत सुधरेगी। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह अपने आप को एक मंझे हुए राजनेता के रूप में ढाला, वहीं क्रिकेट को भी भूल गए। ऐसी हालत तब है जब उन्हीं के पार्टी के लीडर कई खेलों के एसोसिएशन की कुर्सी पर ठाट बाट से बैठे हैं। यहाँ तक कि उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू यादव भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले 3 दशक से लगभग 17 साल लालू यादव के पार्टी की सरकार रही है। ऐसी हालत में जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद वही है। लेकिन नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद खेलों की हालत थोड़ी सुधरी है, लेकिन यह महरम पट्टी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ खेलों के अलग मंत्रालय तक नहीं है, और जिस युवा मामलों के मंत्रालय में इसे रखा गया है उसके मंत्री ही कारगर नहीं है। खेल युवाओं को स्वस्थ रखता है, खेलों में पैसा है, करियर है, खेल में गौरव है, खिलाड़ी और राज्य दोनों का नाम रोशन होता है। लेकिन इन सब के बावजूद खेलों से वोट नहीं मिलता। शायद यही कारण है कि ना तो किसी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में खेलों की जगह मिलती है और ना ही सरकार बनने के बाद खेलों के लिए फंड जारी होता है। स्टेडियम बदहाल है। 1996 विश्व कप क्रिकेट के 2 मैचों को होस्ट करने वाला इंटरनेशनल मोइनुल-हक स्टेडियम पानी मांग रहा है। अब इसकी हालत देखने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि क्या कभी यहाँ इंटरनेशनल मैच भी हुआ था। क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी, इसके लिए बड़े ग्राउंड की जरूरत होती है, लेकिन राज्य के बड़े ग्राउंडों में गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण वह जानवर चारागाह बनकर रह गया है। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में यदाकदा कोई स्टेट या नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाता है, लेकिन सुविधाएं तो शून्य के बराबर हैं। खिलाड़ियों के पास मूलभूत साधन नहीं है। यही कारण है कि या तो अधिकतर युवा जो खेल में जाना चाहते हैं बाहरी राज्य की ओर रुख कर लेते हैं, या फिर अपने सपने को सीने में सदा के लिए दफन कर लेते हैं। बच्चे को खेलने के लिए या ग्राउंड हो, स्टेडियम हो या हॉल हो, ये सब का बहुत कमी है। दूसरी बात कि बच्चा अगर कहीं खेलने के लिए अगर इच्छुक भी है
तो खेल नहीं पाते हैं, इसलिए कि ग्राउंड कहीं है नहीं तो खेल क्या पाएंगे। मैदान की काफ़ी कमी है बिहार में। एक भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मैदान जो था, अब वो अंतर्राष्ट्रीय मैदान नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच या फिर कोई भी इस टाइप का खेल नहीं खेला जा रहा है, सिर्फ मैदान के कारण। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि हमें मैदान और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सोचना होगा। काफ़ी खिलाड़ियाँ निराश होकर इस खेल से, क्रिकेट से, अन्य खेलों से अपने आप को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिहार में खास करके जो खेल के प्रति सरकार का जो मोनोपोली दिखाई दे रहा है, वो और जगहों की अपेक्षा सर हमारे यहाँ खेल को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है सर कि जो भी खिलाड़ी किसी खेल में जैसे कि आगे भी जाना चाहते हैं तो उनको उस स्तर का हम लोग प्रोत्साहन तो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार से उन लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इसके चलते सर खिलाड़ी कुंठित हो रहे हैं। बिहार सरकार ने 2013 में खेलों को प्रोत्साहित करने के इरादे से बिहार स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्नाइजेशन व रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया। लेकिन नीति बनने के अगले ही साल केरल में होने वाले 35वें नेशनल गेम्स में बिहार के भाग लेने पर भारतीय ओलंपिक संघ ने आपत्ति जता दी। संघ ने माना कि सरकार का यह एक्ट अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप है, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खेल की नीति को वापस लेने का ऐलान किया। मांझी की घोषणा के बाद भी नीति वापस नहीं हुई, लेकिन यह ठीक से लागू भी नहीं हुआ। अलबत्ता कुछ खेल संघों यथा बैडमिंटन, कबड्डी जैसे खेल को नीति के तहत रजिस्टर्ड जरूरी करा लिया गया और सरकारी राशि का फायदा लेने में सफल रहे। पटना में कहीं खेल का ग्राउंड नहीं होने के कारण हमारे बच्चे जो है गंदी जगह पर खेलने के लिए विवश हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में गाय चल रही है और फील्ड की दुर्दशा भी देख रही है। हम लोग सिर्फ सरकार से एक डिमांड करना चाहते हैं कि बिहार के लड़का भी आगे बढ़े, IPL खेले, बैडमिंटन में जाए, वॉलीबॉल में जाए। इसके लिए सरकार को जगह मुहैया कराना चाहिए ताकि यहाँ पर जो कोच सिखाते हैं उनको एक अच्छा जगह मिले, एक अच्छा माहौल मिले बच्चों को खेलने के लिए, ताकि हम लोग का बच्चा आगे जाकर कुछ बने। खेल के विकास में सबसे मजबूत व आवश्यक पायदान है आधारभूत संरचना। लेकिन मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत सालों से बन रहे आउटडोर स्टेडियम का निर्माण अब तक केवल 30% ही हुआ है। कछुए की गति से चल रहे निर्माण कार्य का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 242 में से 69 स्टेडियम का निर्माण कार्य ही पूरा हो सका है। 79 स्टेडियम का काम अब तक अधूरा है, जबकि 74 का कार्य अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है। अगर यही स्थिति रही तो बिहार में खेल का भविष्य अधर में ही रह जाएगा। बिहार को अगर खेल में आगे बढ़ाना है तो हमें खेल को बढ़ावा देना होगा। बिहार सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बढ़ते रोड हादसों और उनके कारणों पर। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक बार ज़रूर सोचते हैं कि वे अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर किसी को जल्दी है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की, मगर इसी जल्दीबाजी के कारण लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और एक छोटी सी लापरवाही उनके मौत का कारण बन जाती है। विश्व में सड़क यातायात में मौत या जख्मी होना बहुत बड़ी परेशानियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष 10 लाख से अधिक लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और इस हादसों में कई लोगों की मौत भी हो जाती है।
इस संगठन के द्वारा एक जानकारी वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु और 5 करोड़ लोग इसके कारण हर वर्ष घायल होते हैं। इसमें से सबसे अधिक मौतें 10 से 19 वर्ष के लोगों की होती है। इस जानकारी के अनुसार अधिक विकासशील देशों में यह समस्या और भी अधिक खतरनाक है। विज्ञान ने मनुष्य को सुख सुविधा के अनेक साधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे जीवन सरल और सुगम हो गया है, मगर इसके साथ साथ ये उतना ही अनिश्चित और असुरक्षित भी हो गया है। यातायात के साधनों में बेतहाशा वृद्धि के कारण दुर्घटनाओं में भी उतनी ही वृद्धि हुई है। घर से बाहर जा रहा व्यक्ति सकुशल वापस आएगा या नहीं, यह विश्वास कोई नहीं दिला सकता। गलती किसी की भी हो, लेकिन सड़क पर उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। दुर्घटनाएं कहीं भी कभी भी घटित हो सकती है। बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष इन सब की चपेट में आ सकते हैं, पर हर दुर्घटना के पीछे किसी न किसी की जल्दबाजी या लापरवाही जरूर होती है। जल्दबाजी या रोमांच के चक्कर में अक्सर लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं और किसी तेज वाहन से टकराकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या किसी के जीवन को संकट में डाल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटना, चोट और मृत्यु आज के दिनों में बहुत आम हो चला है। सड़क पर ऐसी दुर्घटनाओं की मुख्य वजह लोगों द्वारा सड़क यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों की अनदेखी है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना, सड़क सुरक्षा नियमों और उपायों में कमी, तेज गति, नशे में गाड़ी चलाने आदि के कारण सड़क दुर्घटनाओं के बारे में हम हमेशा खबरों या दोस्तों द्वारा सुनते हैं। रोज की सड़क हादसों की संख्या को घटाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के सड़क यातायात और सड़क सुरक्षा नियम बनाए हैं। हमें उन सभी नियमों और नियंत्रकों को पालन करना चाहिए, जैसे रक्षात्मक चालन की क्रिया, सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल, गति की सीमा को ठीक बनाए रखना, सड़क पर बने निशानों को समझना आदि। अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो हम सड़क पर होने वाले इन हादसों से बच सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे काली के उस शक्तिपीठ की जिसे हम उच्चैठ देवी के नाम से जानते हैं। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिथिलांचल की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक स्थानों में से एक है उच्चैठ भगवती। मान्यता है कि मूर्ख कालिदास को यहीं उच्चैठ भगवती का वरदान मिला। वरदान पाकर मूर्ख कालिदास एक महान कवि के रूप में विश्व विख्यात हुए। माना जाता है कि यहाँ जो श्रद्धालु सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनकी माँ भगवती सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। मधुबनी जिले में अनेकों मंदिर और सिद्धिपीठ स्थल हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो इतने प्राचीन हैं कि इनकी आयु तक ज्ञात नहीं है। ये सिद्धिपीठ हजारों वर्षों से मिथिला में लोगों की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। आज भी लोग यहाँ मन्नत मांगने के लिए आसपास और सुदूर जगहों से आते हैं। इसी मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय से उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर पर स्थित है विश्व के अति प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ
वन दुर्गा माँ उच्चैठ। माँ की जो ममता रूपी शरीर जो हम लोग देख रहे हैं आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा का है, और 52 सिद्ध पिष्ट जिसको कायम किया गया है वो सची का है। जो गौरी पति महादेव या सची पति महादेव, इन्होंने तो ब्रह्मचारी रूप में कुमार तो उस टाइम में छोटा मंदिर था, वो बरसात हो रहा था, वो सोचा कहीं लगा देंगे तो धोखड़ जाएगा, तो लड़का लोग हमको रहने नहीं देगा, भगा देगा, तो सो नहीं ये कड़िखा माँ के ही लगा दें, जो कोई आएगा तो देखेगा। पूजा तो उसके दिल से हट गया था। जब हाथ बढ़ाया तो मैया देखा जो कि अगम जल हिल करके आया है पूजा करने, फिर कड़िखा लगा रहा है, तो मैया प्रकट होकर के उसको कब्जा पकड़ लिए और कहे कि तुम आया है पूजा करने के, फिर हाथ की माने कड़िखा क्यों लगा रहा है। तो उसी वक्त में कालिदास बोला कल जोड़ के कि माँ मैं मूर्ख हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे मुँह में हाथ कड़िखा लगाने का प्रयास किया, माफ़ करना। तो उसी वक्त मैया बोला कि जाओ बेटा तुम मूर्ख नहीं, तुम विद्वान हो, और पाठशाला में जितने ग्रंथ हैं सारे के सारे तुम रात में उल्टा लेना, तुमको कंठस्थ हो जाएगा और तुम विद्वान हो जाओगे। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। भगवती की कृपा से वो गुरु आश्रम के पुस्तकालय में पहुंचा, सभी वेद शास्त्रों को स्पर्श किया, फिर सो गया। दूसरे दिन निद्रा में रहते हुए भी गुरु एवं छात्रों को अशुद्ध उच्चारण करते देख हुंकार भर देता था। जब सबने मिलकर उनको जागृत किया तो वे रात्रि की घटना का जिक्र कर भगवती के अद्भुत चमत्कार के बारे में सभी लोगों को बताया। आज उनकी रचना रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम संसार के सामने उपलब्ध है। फिर यहाँ से वो चल दिए उज्जैन, और उज्जैन जाने के बाद सुनते हैं जो विद्युत माँ के साथ फिर मुलाकात हुआ और विद्युत माँ को पराजय किए। यही माँ की दीन है उच्चैठ भगवती का। इस घटना के प्रतीक स्वरूप मंदिर के दाहिने ओर इनका नक्काशी किया गया है। आज भी मंदिर के पूरब में नदी बह रही है। आज भी कालिदास डीह के नाम से उस गुरु आश्रम का स्थान है। ये सब दृश्य
आज भी दृष्टिगोचर होता है। मां भगवती के मुख्य मंदिर के सामने भगवान शिव का मंदिर शिवलिंग के रूप में स्थापित है। दाहिने ओर प्रांगण में ही हनुमान जी का मंदिर, बाईं ओर अति प्राचीन तालाब है। कहते हैं मंदिर में स्थापित मैया की प्रतिमा इसी तालाब से उत्पन्न हुई है। वहीं पर बलि प्रदान गृह है। मंदिर के दीवारों पर भगवती के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। आगे पूरब की ओर शिवलिंग के साथ मां गायत्री का मंदिर है। उसके बगल में अति प्राचीन भोले शंकर के लिंग सहित मंदिर स्थापित है। फिर नदी पर बाबा भैरव का मंदिर है। बगल में अति प्राचीन शिला बाहर ही रखा हुआ है, जहां सालों भर भक्तों के द्वारा इन्हीं सभी मंदिरों में पूजन होते रहता है। सचमुच कितनी पावन है यह धरती। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।